मणिपुर में वृद्ध नाम का एक शिल्पी रहता था। जैसा नाम है वैसा ही वह 80 वर्ष का था। पत्नी और पोते के साथ वह एक झोपड़ी में रहा करता था। वृद्ध के पोते का नाम धर्म था। वह 8 साल का लड़का था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए। तब से दादा दादी ही उसके माता पिता बने। धर्म दुबला और कमज़ोर था। साथ ही बच्चों के साथ वह खेलता नहीं था, हमेशा दादा के साथ ही रहता था। दादा के साथ पहाड़ों पर घूमता था। शिल्प बनाने के लिए दादा जब पत्थरों को साफ कर उन्हें टुकड़े टुकड़े करता था, तब वह वहीं कहीं आसपास घूमता रहता था। छेनी और हथौड़ी लेकर छोटी छोटी गुड़ियाँ तराशता रहता था। धर्म मिट्टी से भी गुड़िया बनाता था। उन गुड़ियों को दादा को दिखाकर पूछता था कि कैसी है। बढ़िया है कहते हुए दादा बहुत खुश हो जाते। कभी न कभी मेरा पोता बहुत बड़ा शिल्पकार बनेगा, महाराज बनेगा, वृद्ध कहा करते थे। उनकी पत्नी वैसी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए यूँ पूछती थी, बड़ा शिल्पकार बनेगा कह रहे हो? ठीक ही है, जाति के पैसे होने से बनेगा तो बनेगा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन बताओ महाराज कैसे बनेगा? समय साथ देने से बनेगा, वृद्ध ने कहा। तब भी यह महाराज मेरे गोद में ही लेटेगा, कहकर दादी दूर पर लेटे हुए धर्म को पास में लेकर हंसती थी। उसे सुलाने के लिए गीत गाती थी, कहानियाँ सुनाती थी। धर्म कहानियाँ सुनते समय कई सुंदर दृश्यों की कल्पना करता था। उन दृश्यों को शिल्पों के रूप में तराशना चाहता था। वह सुबह दादा के साथ पहाड़ों पर पहुंचता था और उसी काम पर लग जाता था। क्षण मात्र के लिए भी विश्राम नहीं लेता था। झटपट गुड़ियों को तराश कर दादा को दिखाता था। वे शाबाशी देते थे। भुवनेश मणिपुरम का शासक था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम बुद्धि था। वह 6 साल की लड़की थी। राजा हर साल बुद्धि के जन्मदिन के संदर्भ में दावत देता था। पिछले 5 सालों से बड़े पैमाने पर प्रतिभोज चल रहा था। उस प्रतिभोज के लिए मंत्री एवं सामंत राजाओं को न्योता देकर आनंदित करना राजा की आदत थी। इस पर भी राजा ने प्रतिभोज का आयोजन किया। बुद्धि के जन्मदिन को वह त्यौहार जैसा मना रहा था। रसोइयों को सहयोग देने के लिए पिछले 5 सालों से वृद्ध भी राजभवन को जाया करता था। वृद्ध ने मात्र शिल्पी के रूप में ही नहीं, रसोइया के रूप में भी नाम कमाया था। थोड़ा बहुत कमाने के लिए रसोई का काम भी अपना रहा था। शरीर सहयोग न देने पर भी पत्नी और पोते के पोषण के लिए प्रयास कर रहा था। पोते के साथ वृद्ध राजभवन में पहुंचा। धर्म रसोई में सहयोग तो नहीं दे सकता, लेकिन थाली साफ करना, बर्तन मांजना, काटी गई सब्जियों को रसोइया को देना, पकाए गए पकवानों को ढंग से मेज पर रखना आदि छोटे मोटे काम करेगा। थोड़ी सी सहायता मिलेगी, इसी उद्देश्य से वृद्ध भी उसे साथ ले जाते थे। धर्म ढंग से काम करता था। खाना पकाया गया। चौपाल की मेज पर धर्म थालियां ढंग से रख रहा था। मेज इस छोर से उस छोर तक थी। इस ओर 100 उस ओर 100 बैठकर खाना खाने की सुविधा है। एक एक थाली को ढंग से मेज पर रखते समय धर्म ने एक गुड़िया को देखा। बाघ की गुड़िया, संगमरमर की गुड़िया। अच्छी तो है लेकिन डांट टूट गई। उसे अच्छा नहीं लगा। डांट टूटा हुआ बाघ बिल्ली के बराबर है। यूँ सोचकर धर्म हंस पड़ा। राजकुमारी बुद्धि ने हंस रहे धर्म को देखा। क्यों हंस रहे हो? बुद्धि ने पूछा। उत्तर देने के पहले धर्म ने बुद्धि को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। मन ही मन सोच रहा था, राजकुमारी गुड़िया जैसी सुंदर है। आपके बाग की गुड़िया बिल्कुल ठीक नहीं है, धर्म ने कहा। अच्छी नहीं है तो यहाँ क्यों है? निकाल कर फेंक देंगे, बुद्धि ने कहा। मेज पर की गुड़िया को खींचने का प्रयास करने लगी। वृद्ध ने उसे देखा और बुद्धि को रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्धि ने किसी की बात नहीं मानी। उस गुड़िया को नीचे खींचने का प्रयास करती रही। दूसरी ओर उस गुड़िया को मजबूती से पकड़ने का प्रयास धर्म कर रहा था, ताकि वह गुड़िया नीचे गिर के टूटे नहीं। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। बुद्धि का बल अधिक था। गुड़िया नीचे गिर गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। टूटी हुई गुड़िया को देखकर वृद्ध परेशान हो गया। गुड़िया टूटने के कारण राजकुमारी हैं, यूँ कहने से राजा नहीं मानेगा।
अपनी बेटी को दंड नहीं देगा। वृद्ध ने सोचा कि सामने दिखाई देने वाला पोता और मुझे ही दंडित करेगा। धर्म रोते हुए दादा को देखकर दुखित हुआ। क्यों रो रहे हो दादा? बाघ से बढ़िया गुड़िया को तराश कर यहाँ रखेंगे। वृद्ध ने कहा। तत्काल ही कौन तराशेगा? बुद्धि ने पूछा। मैं तराशूंगा, धर्म ने कहा। तब मेरे चित्र को तराशना, राजकुमारी ने अनुरोध किया। चलो, धर्म ने कहा। राजकुमारी का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। दादा ने मना किया। नहीं बेटा नहीं, राजा के देखने पर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन दादा के कितने भी मना करने पर वह नहीं माना। वह रसोई घर के पीछे बुद्धि को ले गया। रसोई घर से राजकुमारी को धर्म का ले जाना रसोइयों ने देखा। वे क्या हुआ यूँ पूछते हुए वृद्ध को घेर कर खड़े हो गए। जो हुआ था उसे वृद्ध ने स्पष्ट किया। राजकुमारी की प्रतिमा तत्काल धर्म तराशने लगा। असंभव, सभी ने कहा। तुम तराशोगे तो अच्छा रहेगा। चलो उधर। सभी प्रीतिभोज के लिए सन्नद्ध हो रहे हैं। राजा आने के समय में वहाँ कोई गुड़िया नहीं होने से प्राण संकट की स्थिति होगी। वृद्ध को सभी ने चेताया। धर्म तराशेगा या नहीं तराश सकेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तत्काल किसी भी प्रकार की गुड़िया को तराश नहीं सकता हूँ। मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, कांपते हुए वृद्ध ने कहा। उसने दीवार से सटकर आंखें मूंद लीं। रसोई घर के पीछे टूटा हुआ एक संगमरमर का स्तंभ 2 टुकड़ों में पड़ा था। धर्म ने उसमें से एक टुकड़ा लिया, उसे सामने खड़ी कर दिया। पेड़ की छांव में बैठने के लिए बुद्धि से कहा। वह बैठी रही। बुद्धि को देखते हुए तेजी से शिल्प तराशने लगा। विशाल ललाट, बड़ी बड़ी आँखें, कली जैसी नाक, लाल रंग के छोटे होंठ जैसे गोल चंद्रबिंब सा बुद्धि का मुख है। ठीक वैसे ही मुख को धर्म ने तराशते समय वृद्ध सहित सभी धर्म के द्वारा तराशते हुए वृद्ध सहित सभी रसोइयों ने देखा। बुद्धि का सुंदर शिल्प आधे घंटे में तैयार हो गया। सभी ने कहा कि बिल्कुल बुद्धि जैसा ही है। उस लड़की की दुपट्टे की सिलवटें भी धर्म ने बखूबी तराशी थीं। काफ़ी बढ़िया है। वह अपनी प्रतिमा को स्वयं देखकर फूली न समाई। इतने में सखियाँ उसे ढूंढते हुए वहाँ आई और उसे अलंकृत करने के लिए अपने साथ ले गई। चौखटे की मेज पर पहले की प्रतिमा थी, वहीं पर सावधानी से बुद्धि की प्रतिमा रखी गई। दावत का इंतजाम पूरा हुआ। मंत्री एवं सामंतों के साथ भुवनेश भी वहां पहुंच गया। मेज पर की प्रतिमा को उसके साथ सभी ने देखा। खूब अच्छा है, यूँ कहकर सभी सराहने लगे। सचमुच राजकुमारी के बैठने जैसा है। दुपट्टे की सिलवटें भी तराशना अद्भुत है, सभी ने कहा। इस प्रतिमा को किसने तराशा और कब तराशा? सबने कहा कि इसे वृद्ध के पोते ने तराशा है। उन दोनों को प्रवेश कराओ, भुवनेश ने आज्ञा जारी की। धर्म कांप रहे दादा के साथ राजा के पास पहुंच गया। तुम्हारा नाम? राजा ने पूछा। धर्म। तुम ही हो जिसने इस प्रतिमा को तराशा? जी महाराज। इतने छुटपन में ही तुम इतनी महान विद्या को सीख गए। आपके गुरु कौन है? भुवनेश ने पूछा। यही है मेरे दादा। अपने दादा के पास ही प्रतिमाओं को कैसे तराशना है सीख लिया। मुझसे भी बढ़कर मेरे दादा और अच्छी तरह प्रतिमाओं को तराशते हैं महाराज, धर्म ने कहा। नहीं, धर्म ही सबसे अच्छी तरह तराशता है, पिता के पास आकर हाथ पकड़कर खड़ी हुई बुद्धि ने कहा और धर्म को देखकर हंसने लगी। जन्मदिन के संदर्भ में राजकुमारी को अद्भुत उपहार मिला था। क्या तुम जानते हो इसके प्रतिफल में मैं तुम्हें क्या उपहार देने जा रहा हूँ? भुवनेश ने पूछा। सभी उत्कंठा से देख रहे थे कि महाराज क्या देने जा रहे हैं। मैं तो महाराज हूँ, मेरे साथ मेरे बगल में बैठकर प्रतिभोज करो। यही है आज तुम्हें जो उपहार देना चाहता हूँ। बढ़िया उपहार है, भूल न सकने वाला उपहार। यूँ कहते हुए मंत्री एवं सामंत लोग तालियां बजाने लगे। प्रीतिभोज करने के लिए सभी मेज के चारों ओर बैठे थे। इस तरफ धर्म, उस तरफ बुद्धि, बीच में महाराज। तीनों सुंदर दिख रहे थे। सुंदर दृश्य। वृद्ध ने पूछ पूछ कर उन्हें परोसा। खुशी के मारे आंसू उमड़ आए। सोचा था कि मेरा पोता राजा के बराबर आएगा। दिन बीत गए। 10 वर्ष के बाद धर्म सुंदर युवक बन गया था और राजकुमारी भी बड़ी हो गई थी। दोनों ने बचपन के स्नेह को प्रेम में बदला, शादी कर ली। कुछ ही दिनों में धर्म युवराज बन गया।
मैंने कहा था ना, भाग्य चमकते तो मेरा पोता राजा बनेगा। हुआ है ना या नहीं? हाँ, बन तो गया। लग रहा था कि तुम्हारी ही नज़र लगेगी। यूँ कहकर ऐसा कोई दिन नहीं बचा जब धर्म की दादी ने नज़र नहीं उतारी हो। दिन फूल जैसे विकसित होकर पूर्णिमा जैसे गुजर रहे हैं। इनका जीवन दिन दुगना रात चौगुना के जैसा है।